Hello dear student, today we start a topic which is linear differential equation of first order. Linear differential equation of first order. सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर होता क्या है। देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से होता है, dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। और कहीं कहीं पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से भी होता है, dx अपॉन dy इक्वल्स टू px इक्वल्स टू q। ये दोनों इसके स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। बच्चों, डिपेंड करता है डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, डिपेंड करता है डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसके लिए आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और पहचानेंगे कैसे कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होगा जिसकी डिग्री 1 होगी। जिसकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में जैसे dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, इसमें y की डिग्री क्या है? 1, और इसमें x की डिग्री क्या है? 1। आ रही है ना बात समझ में? तो जिसमें y की डिग्री 1 होगी, इसका मतलब है वो y डिपेंडेंट वेरिएबल है और वो सॉल्व किसके लिए होगा? y के लिए, और उस समय स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा। तो बच्चों, अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इस समय इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने इसमें IF निकालना होगा। इस IF को हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है e की पावर इंटीग्रेशन pdx। e की पावर इंटीग्रेशन pdx। ध्यान रखना फॉर्मूले को, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में, तो यहां इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा? x के रिस्पेक्ट में। और सॉल्यूशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, तो देखिए हम सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं? y के लिए, तो y इंटू IF इक्वल्स टू में क्या है? q, तो q इंटू IF, बस इक्वल्स टू वाले पोर्शन का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन। यहां डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है, तो यहां इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा? x के रिस्पेक्ट में, प्लस कांस्टेंट c, क्योंकि जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट जोड़ा जाता है c। तो बस ये इसका सॉल्यूशन होगा। ध्यान रखिएगा फॉर्मूला, जब स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा, ठीक है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जब स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू q, जब आप इसके लिए y के लिए जब इसको सॉल्व करोगे, और पता कैसे चलेगा y के लिए सॉल्व करना है x के लिए? तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है उसको देखना है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होगा जिसकी डिग्री 1 होगी। उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जिस वेरिएबल की डिग्री 1 होगी वो क्या होगा? आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और उसी के लिए आपने इसको सॉल्व करना होगा। आ रही है ना पास में? अगर स्टैंडर्ड वेरिएबल, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का, तो देखिए अगर ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है तो यहां पर इक्वेशन किसके लिए सॉल्व हो रही है? x के लिए। तो जो IF का फॉर्मूला होगा वो होगा e की पावर इंटीग्रेशन p dy। IF वही रहेगा जो ऊपर फॉर्मूला है, बस अंतर किसका आ गया? dy और dx का। यहां डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट में। और यहां देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन किस तरीके से निकलेगा? y नहीं, किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? x के लिए, तो x इंटू IF इक्वल्स टू में क्या है? q, तो इंटीग्रेशन q इंटू IF, क्योंकि डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में है तो इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट में होगा, प्लस कांस्टेंट c। हम जनरली इस फॉर्मूले का इसमें यूज करेंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री क्या होगी? 1। आपने पहचानना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है जनरल फॉर्म, उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी। आ रही है ना बात समझ में? अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 है तो स्टैंडर्ड फॉर्म दो हो सकते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू q, और एक जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है ये हो सकता है dx अपॉन dy प्लस px इक्वल्स टू q। जब ये y के लिए सॉल्व होगा, यानी जब डिपेंडेंट वेरिएबल y होगा, y की डिग्री 1 होगी, ठीक हो गया, तो आप इससे सॉल्व करेंगे। और जब x की डिग्री 1 होगी यानी x डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे। यही इसमें आपने छोटा सा डिफरेंस समझना है, और ये मैंने आपको बता दिया। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू q, या आप ये भी कह सकते हो। ये दोनों इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये कब होगा? जब डिपेंडेंट वेरिएबल y होगा।
यानी y की डिग्री 1 होगी। और ये कब होगा? जब डिपेंडेंट वेरिएबल x होगा, x की डिग्री 1 होगी। क्लियर डियर स्टूडेंट? अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सीधे हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पहले इसको समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। मैक्सिमम टाइम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन ही पेपर में पूछे जाते हैं, तो समझिए dy by dx प्लस y अपॉन x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देख के ही पता चल रहा है x डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, क्योंकि x की डिग्री क्या है? 2 है। तो बस y की डिग्री कितनी दिख रही है? 1। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो ये सॉल्व किसके लिए होगा? y के लिए। तो आप इसको कंपेयर किससे करेंगे? बाय कंपेयरिंग dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q। p और q कांस्टेंट भी हो सकते हैं और x के फंक्शन भी हो सकते हैं। इस केस में p और q कांस्टेंट भी हो सकते हैं और x के फंक्शन भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कंपेयर करते हैं। p इक्वल्स टू कितना मिल गया बच्चों? देखो यहाँ y का कोएफिशिएंट p है, यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना? y के साथ कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूं ना, तो y का कोएफिशिएंट 1 अपॉन x, ठीक। और q इक्वल्स टू कितना है बच्चों? x स्क्वायर। q इक्वल्स टू कितना? x स्क्वायर। नाउ हमने पहले क्या निकालना होगा? IF हम निकालते हैं। IF का फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। क्यों लिखा dx? इंटीग्रेशन किसके, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? x, तो इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा? x। देखिए e की पावर इंटीग्रेशन p कितना है बच्चों? 1 अपॉन x dx। तो IF कितना आ गया? e की पावर 1 अपॉन x dx कितना? log x। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। आ गई ना बात समझ में? देखो e और log की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, e की पावर में अगर log हो तो e और log एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। e की पावर में अगर log है, याद रखना log के आगे माइनस भी नहीं होना चाहिए, कोई नंबर भी नहीं होना चाहिए। पहले उस नंबर को हटाओगे या माइनस को हटाओगे, तब जाके ये कैंसिल होंगे, ठीक है। अभी तो कुछ नहीं है ना इसके बीच में, e की पावर में log है, तो ये e और log आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो बच गया कितना? x। तो IF कितना आ गया? x आ गया। ये रूल समझना, e की पावर में अगर log हो तो e और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा कितना? x, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन देखिए बच्चों, अभी मैंने बताया किसके लिए सॉल्व हो रहा है? y के लिए, तो y इंटू IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू IF, क्योंकि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है तो इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में होगा। तो देखिए y इंटू IF कितना बच्चों? x इक्वल्स टू q कितना बच्चों? x स्क्वायर, फिर IF कितना? x dx प्लस कांस्टेंट c। तो y इंटू x, देखिए अब y इंटू x इक्वल्स टू x स्क्वायर इंटू x कितना हो जाएगा? x क्यूब हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? ध्यान से समझिए, दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर 3 हो गया dx प्लस c। तो y इंटू x इक्वल्स टू x की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? वेरिएबल की पावर में 1 ऐड हो जाएगा, और जितना पावर में होगा उतना ही अपॉन में भी आ जाएगा। तो यहाँ x की पावर 3 है तो इसकी पावर 4 हो गई, अपॉन में भी कितना आ जाएगा? 4। देखो वेरिएबल की पावर में 1 ऐड हो गया, अपॉन में भी उतना ही आ गया। इंटीग्रेशन चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूं इसको। प्लस कांस्टेंट c, ठीक। ये x यहां मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो y इक्वल्स टू, देखो इस x से एक x कैंसिल, तो यहाँ 4x थे, x की पावर 4 था, तो एक x कैंसिल, तो बच गया कितना? x क्यूब अपॉन 4 प्लस ये x यहां मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो कितना आ गया? c अपॉन x। तो यही आपका क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपने ये समझना है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी जिस समय आप उसको कंपेयर करेंगे, जिसके साथ आप उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को कंपेयर करेंगे। तो सिंपल सा ट्रिक है, आप बस डिपेंडेंट वेरिएबल छांटिए। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो y के लिए सॉल्व करो, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल x है तो x के लिए सॉल्व करो। अभी हमने किसके लिए सॉल्व किया? y के लिए। क्लियर डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, dy by dx प्लस sec x into y इक्वल्स टू 10x। देख के ही पता चल रहा है y की डिग्री 1 है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? y। क्योंकि आप इसकी डिग्री तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि ये 10 और x अलग अलग नहीं है। ये 10x अपने आप पर एक फंक्शन है और इसके आप डिग्री नहीं बना सकते, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज का फंक्शन है,
ठीक है। अगर हम इसको बहुत डिटेल में जाएं तो फिर ये इनफाइनाइट सीरीज का फंक्शन आता है, ठीक है। आप इसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते, सिमिलरली इसकी डिग्री को भी डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन y की डिग्री क्या है, 1 है। और वैसे भी ये 10x अपने आप पर एक पूरा फंक्शन है, sec x भी अपने आप पर एक पूरा फंक्शन है, ठीक हो गया ना। ये बचा कौन, वेरिएबल y की डिग्री क्या है, 1, तो ये है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का काम ये y कर रहा है। 10x और sec x तो अपने आप पर एक फंक्शन है, आ रही है ना बात में, इसमें 10 अलग और x अलग नहीं है, साथ में, तो ये अपने आप पर एक फंक्शन है। और इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है, इनफाइनाइट सीरीज है ये फंक्शन, इनफाइनाइट सीरीज का फंक्शन है, आ रही है ना बात में। अगर आप इसको एक्सपेंड करो तो इनफाइनाइट सीरीज बनती है आपकी, ठीक हो गया। तो आप इसको नहीं बता सकते इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है, लेकिन y की डिग्री क्या है, 1 है, साफ दिख रहा है। तो इसकी कंपैरिजन किससे करें, बाय कंपेयरिंग। और वैसे सिंपल लैंग्वेज में समझे तो sec x और 10x ये अपने आप पर एक फंक्शन है, ठीक हो गया। तो यहां वेरिएबल का काम कर रहा है y, जिसकी डिग्री है 1, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल है y। बस सिंपल देखो, अगर y की डिग्री 1 है तो इसी से कंपेयर करेंगे, किससे, dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q। बस आपने y वाले फंक्शन को देखो, y की डिग्री 1 होनी चाहिए, ठीक है। रेयर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें y की डिग्री 1 हो और x की डिग्री 1 हो और वो y के लिए सॉल्व नहीं हो रहा हो, वो हमें दिख जाएगा क्वेश्चन में कि वो y के लिए सॉल्व नहीं हो रहा होगा। लेकिन मैक्सिमम 85 to 90% चांसेस है क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व होते हैं। आ रही है बात डियर स्टूडेंट समझ में, ठीक है। तो ध्यान रखें, इसमें तो हमें देख के ही पता चल रहा है y की पावर 1 है, यानी y की डिग्री 1 है, तो ये y के लिए सॉल्व होगा। तो dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q से कंपैरिजन करें, y का कोएफिशिएंट p और इधर y का कोएफिशिएंट sec x। इधर q इक्वल्स टू, इधर इक्वल्स टू में q है, इधर 10x, q इक्वल्स टू कितना, 10x। नाउ अब हम निकालते हैं if क्या होगा, e की पावर p dx क्यों लिखा, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है, तो इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में। if इक्वल्स टू कितना, e की पावर p कितना है बच्चों, sec x, और यहां पर कितना आ गया, dx। आ गई ना बात समझ में, क्लियर, sec x और फिर कितना, dx। तो डियर स्टूडेंट देखिए, आपको sec x का इंटीग्रेशन मालूम है क्या, sec x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों, ध्यान देना, sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस 10x। कितना होता है, log sec x प्लस 10x, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो लिख दीजिए sec x dx का इंटीग्रेशन में log sec x प्लस कितना, 10x। फिर से वही बात मैंने अभी आपको डिस्कस करा था, e और log आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो बच गया कितना, sec x प्लस कितना, 10x, ठीक। नाउ सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिएगा बच्चों, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन आएगा y इंटू if कितना, sec x प्लस 10x, ठीक है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q कितना, 10x, फिर if कितना बच्चों, sec x प्लस 10x, फिर बाहर से क्या आ गया, dx प्लस कांस्टेंट c। हमने कौन से फॉर्मूले का यूज किया, y इंटू if इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू if dx प्लस कांस्टेंट c। यहां dx क्यों लिखा, क्योंकि हम सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं, x के लिए सॉल्व कर रहे हैं, यानी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में। तो सॉल्व करते हैं, देखो बच्चों, y इंटू sec x प्लस 10x। अब देखिए 10x को अंदर ले गए तो 10x इंटू sec x कितना हो जाएगा, sec x 10x प्लस 10x इंटू 10x कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर x, और बाहर से क्या हो जाएगा, dx प्लस कांस्टेंट c। नाउ डियर स्टूडेंट देखिए, अब इसको ध्यान से समझिएगा, यहां से y इंटू sec x प्लस 10x, ठीक है, ये तो ठीक हो गया, इक्वल्स टू, बच्चों इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो दोनों के साथ चला जाएगा, इंटीग्रेशन sec x 10x dx प्लस इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x dx प्लस कांस्टेंट c, इंटीग्रेशन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके बाद देखिएगा y इंटू sec x प्लस 10x इक्वल्स टू, देखिए sec x 10x आपको पता है, sec x 10x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, sec x 10x होता था ना, तो sec x 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x, तो इसका इंटीग्रेशन तो कितना हो गया, sec x प्लस 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं मालूम, लेकिन हमें फॉर्मूला तो मालूम है, 10 स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1,
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो लगा दीजिए फॉर्मूला इंटीग्रेशन, टेन स्क्वायर एक्स की जगह में सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, बाहर से क्या dx प्लस कांस्टेंट c। नाउ y सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स, तो ठीक हो गया, प्लस बच्चों सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स होता था ना, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया टेन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, एक्स प्लस कांस्टेंट कितना, c। तो ये इसका क्या आ गया बच्चों, आंसर। आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको यहां भी ले जा सकते हैं, आपकी मर्जी, नहीं ले जाना चाहते कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से समझना, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x और 1 का इंटीग्रेशन होता है x के रिस्पेक्ट में x प्लस कांस्टेंट c। कोई डाउट है स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट देखिए, हम बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, और फिफ्थ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ भी हो, या dy बाई dx के लिखो या dx अपॉन dy करके लिखो, लेकिन सबसे पहले उस dy बाई dx या फिर dx अपॉन dy का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ dy बाई dx का कोएफिशिएंट क्या है, cos स्क्वायर x, पहले इसको हटाइए। आ रही है ना बात समझ में? तो क्या करते हैं, डिवाइड बाय cos स्क्वायर x इन बोथ साइड, दोनों साइड cos स्क्वायर x से डिवाइड करिए। तो देखिए cos स्क्वायर x को cos स्क्वायर x से डिवाइड किया, कैंसिल, प्लस y को cos स्क्वायर x से डिवाइड किया तो y अपॉन cos स्क्वायर x, और 10x को cos स्क्वायर x से डिवाइड किया तो 10x अपॉन cos स्क्वायर x। थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, dy बाई dx इक्वल्स टू, सॉरी, प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर x कितना, sec स्क्वायर x इंटू कितना, y, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x। देखो इसको और भी आप करेक्ट कर सकते थे, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, 1 अपॉन cos स्क्वायर x को हमने लिख दिया sec स्क्वायर x, और 10x आपका एज इट इज बना रहा। इसमें हमें साफ पता चल रहा है y की डिग्री देखिए 1, जबकि sec स्क्वायर x, ये अलग sec अलग और x अलग नहीं है, जबकि यहाँ पर 10 अलग और x अलग नहीं है, ये पूरा अपने आप पर फंक्शन है, तो हम इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता चल रहा है y की डिग्री क्या है, 1। देखो y एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 1 है। तो आप इसकी कंपैरिजन किससे करोगे, बाय कंपेयरिंग। हमने इसकी कंपेयर करी बच्चों dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू q, इससे कंपेयर करा तो p इक्वल्स टू कितना आ गया आपका sec स्क्वायर x, y का कोएफिशिएंट कितना है p और y का कोएफिशिएंट कितना है sec स्क्वायर x, तो p इक्वल्स टू कितना आ गया sec स्क्वायर x, और यहां बच्चों देखिए q इक्वल्स टू कितना आ गया sec स्क्वायर x 10x। क्लियर, इक्वल टू वाला पोर्शन आपका q हो गया। नाउ सबसे पहले हम निकालेंगे if का फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, dx क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है तो इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में। p कितना है sec स्क्वायर x, आ गई ना बात समझ में, और फिर कितना dx। तो बच्चों हमें पता है e की पावर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना, 10x। क्लियर। नाउ सॉल्यूशन, बच्चों सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dx प्लस कॉन्स्टेंट c। फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, y इंटू आई एफ कितना है e की पावर 10x इक्वल्स टू q कितना है बच्चों sec स्क्वायर x 10x, ठीक है, आई एफ कितना है e की पावर 10x, फिर dx प्लस कॉन्स्टेंट c। कोई डाउट? देखिए बच्चों ये बन जाएगा इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आपने पढ़ा है। देखो इधर तो y इंटू ई की पावर 10x रहा, इधर देखिए इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे बनाएं। अगर हम 10x को t माने तो sec स्क्वायर x dx बराबर आपको कितना मिल जाएगा, dt मिल जाएगा ना। तो बस पुट 10x इक्वल्स टू t, 10x को t मानोगे तो 10x का इंटीग्रेशन कितना sec स्क्वायर x का कितना dx, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और x का डिफरेंशिएशन dx और t का डिफरेंशिएशन कितना dt। ये कहां से मिला हमको, आफ्टर डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देखिए sec स्क्वायर x dx, इसकी जगह में हमने रख दिया dt, 10x की जगह में हमने रख दिया t, फिर e की पावर भी 10x था ना बच्चों,
उस 10x की जगह में भी हमने रख दिया t, तो t e की पावर t dt। तो यहां से देखिए y इंटू e की पावर 10x, इधर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इंटीग्रेशन कहां कर रहे हैं, RHS में, तो कन्वर्ट भी वहीं करें। प्लस कांस्टेंट c है। देखिए बच्चों, इसमें हम रूल लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब मैंने फर्स्ट फंक्शन t को और e की पावर t को सेकंड क्यों माना, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रूल मालूम होना चाहिए। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं, उसका आप इंटीग्रेशन फाइंड करना चाह रहे हैं और दोनों का ही इंटीग्रेशन आपको मालूम होता है, तो हमेशा x की पावर n के फॉर्म में जो फंक्शन होगा उसको फर्स्ट फंक्शन माना जाता है। यहां x का काम कौन कर रहा है, t, और n कितना है 1, t की पावर 1, तो हमेशा इस t वाले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा। आ रही है ना बात समझ में, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आगे जाके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए इसको फर्स्ट फंक्शन माना जाता है। ध्यान रखना, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, दोनों का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, तो हमेशा उस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानना जो x की पावर n के फॉर्म में होगा। तो देखिए t फर्स्ट फंक्शन, फॉर्मूला देखो, t फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर t dt, फिर वहां डिफरेंशिएशन में प्लस होता था, यहां माइनस, फिर होल इंटीग्रेशन। अब इसी को देखो, इस t का हमने डिफरेंशिएशन करना है, इसी t का हमने क्या करना है, डिफरेंशिएशन, तो d बाई डी टी ऑफ t, इसको एज इट इज उतार दो, ये जैसा है वैसे ही उतार दो, e की पावर t dt, और बाहर से क्या आ गया, dt। ये बाहर से dt क्यों आया, इस होल इंटीग्रेशन का dt है। आ रही है ना बात समझ में, ध्यान से समझना, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन इस t का डिफरेंशिएशन, इस फंक्शन को एज इट इज उतार दिया, e की पावर t dt, ठीक है, और फिर बाहर से क्या आ गया, dt। देखिए अगर इसमें यहां पर कंफ्यूजन है तो मैं इसको अलग से लिख देता हूं नीचे, कोई दिक्कत नहीं। देखो t e की पावर t dt माइनस होल इंटीग्रेशन इस t का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन जो आपने लिखा है उसका डिफरेंशिएशन, इसको एज इट इज उतार दो जैसा है, e की पावर t dt, और इस होल इंटीग्रेशन का बाहर से क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। क्लियर, प्लस कांस्टेंट c, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अगर लर्न नहीं होता है तो इसको याद करो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन में प्लस होता था, यहां माइनस, होल इंटीग्रेशन इस फर्स्ट फंक्शन, देखो इस t का, यही यहीं से बढ़ो आगे जो यहां पर लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन और इसको एज इट इज उतार देना है। देखो t का डिफरेंशिएशन कर दिया और इसको एज इट इज उतार दिया, और बाहर से क्या आ गया, dt। ये dt क्यों लगा, इस होल इंटीग्रेशन का। तो देखिए सॉल्व करते हैं, y इंटू e की पावर 10x इक्वल्स टू t, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस होल इंटीग्रेशन t का डिफरेंशिएशन 1, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, बाहर से dt है, प्लस कांस्टेंट c, y इंटू e की पावर 10x इक्वल्स टू t e की पावर t माइनस e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस कांस्टेंट c। अब प्रोडक्ट वाला नहीं लगेगा ना, 1 इंटू e की पावर t को हम e की पावर t लिख सकते। तो देखिए y इंटू e की पावर 10x, t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t हमने रखा था 10x, तो 10x e की पावर 10x माइनस e की पावर 10x प्लस कांस्टेंट c। देखो बच्चों एक काम और कर सकते हैं, e की पावर 10x यहां मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, तो y इक्वल्स टू इस e की पावर 10x से ये e की पावर 10x कैंसिल, तो बचा कितना 10x माइनस इस e की पावर 10x से ये e की पावर 10x कैंसिल, बचा कितना 1, प्लस ये e की पावर 10x c के अपॉन में चला गया, तो कितना c अपॉन e की पावर 10x। तो ये आपका इसका क्या आ गया बच्चों, आंसर। कोई डाउट यहां पर, आगे ना समझ में, बहुत सिंपल से। देखो तीनों क्वेश्चन हमें एक ही लॉजिक से बनाए, बस ध्यान रखना है इंटीग्रेशन का। यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज किया, फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन, यहीं से चलो, इसका डिफरेंशिएशन इस सेकंड वाले को एज इट इज उतार दो। क्लियर, कोई लर्न करने की जरूरत नहीं, बस इसी को ध्यान रखो, इसका डिफरेंशिएशन इसको एज इट इज उतार दीजिए। बस ध्यान रखना, अगर दोनों का इंटीग्रेशन मालूम हो तो x की पावर n के फॉर्म में जो होगा उसको फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा। आ रही है ना बात समझ में, अगर दोनों का इंटीग्रेशन मालूम है और दोनों में से कोई भी x की पावर n के फॉर्म में नहीं है तो किसी को भी फर्स्ट मानो, किसी को भी सेकंड, आपकी मर्जी, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। और अगर दोनों फंक्शन में से किसी एक फंक्शन का इंटीग्रेशन मालूम नहीं है तो उस केस में जिसका इंटीग्रेशन मालूम नहीं होता उसको फर्स्ट फंक्शन माना जाता है, क्योंकि उसका आपको इंटीग्रेशन मालूम नहीं होता तो यहां आप उसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते।
तो अगर दो फंक्शन में से कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन आपको मालूम नहीं, तो आप उसको कैसा फंक्शन मानेंगे? फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। क्लियर डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।